नमस्कार साथियों। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वह किताब है प्रसिद्ध इजरायली इतिहासकार युval नोआ हरारी की विख्यात पुस्तक सेपियंस। यह किताब दरअसल मानव जीवन के इतिहास या मानव जीवन की विकास यात्रा को दर्शाती है। मैंने दरअसल इसका हिंदी अनुवाद पढ़ा है। यह मूलतः हिब्रू भाषा में लिखा गया है। इजरायली लेखक हैं तो उन्होंने हिब्रू भाषा में लिखा है, फिर इसके बाद इनका अंग्रेजी अनुवाद हुआ और हिंदी में इस किताब का अनुवाद मदन सोनी ने किया है और यह अनुवाद औसत रूप से ठीक है। अगर कुछ तकनीकी व्याख्याओं व तकनीकी जटिलताओं को अगर अपवाद स्वरूप छोड़ दें तो कुल मिलाकर यह अनुवाद पढ़े जाने योग्य है। खैर, बात करते हैं किताब पर। यह किताब मूल रूप से मानव सभ्यता के विकास पर बात करती है और इसमें मानव सभ्यता की जो यात्रा है, मानव ने जो अब तक की सभ्यता की विकास यात्रा को जिया है, उसमें आज हम जिस स्थिति में हैं, आखिर मानव वहां तक पहुंचा कैसे? क्या मानव शुरुआत से ही ऐसा था, या फिर जैसा कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि मानव का उद्भव मूल रूप से बंदरों से हुआ। तो हम उस बहस में आज यह चर्चा करेंगे हरारी के दृष्टिकोण से कि आखिर मानव का विकास किस तरीके से हुआ और हमारी जो विकास यात्रा है वह यहां तक कैसे पहुंची। तो हरारी बड़े मौलिक तरीके से मानव की विकास यात्रा को समझते हैं और मानव की विकास यात्रा को समझने के लिए वे इसे 3-4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं, जिनमें पहले वे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन यानी संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक क्रांति, इसके बाद वे कृषि क्रांति की बात करते हैं। फिर वे बताते हैं कि कृषि क्रांति के बाद आखिर मानव समूह में कैसे हुआ, यानी मानव जाति का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। और जो आखिरी सोपान में वे जिसकी बात करते हैं वह वैज्ञानिक क्रांति। वे इन 4 सोपानों में मानव की विकास यात्रा को देखते हैं। तो सबसे पहले बात वे संज्ञानात्मक क्रांति यानी कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की करते हैं। तो उसके पहले जरा हम उसके पृष्ठभूमि को समझें। हरारी भी मूलतः सभ्यता के विकास को वे बिग बैंग थ्योरी से जोड़कर देखते हैं और वे भी यह मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीवन का उद्भव हुआ है वह मूलतः बिग बैंग थ्योरी यानी कि ब्रह्मांड के महाविस्फोट के कारण पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ है। और यह मानने के साथ ही कि एक महाविस्फोट के कारण पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ है और उसी जीवन में से एक जीवन मानव का है, और यह मानने के साथ ही वे मानव को अन्य जंतुओं या अन्य जानवरों के समकक्ष रख देते हैं, यानी कि मानव इसमें कोई विशेष नहीं है, वह भी उन सामान्य जानवरों, जीवों और वनस्पतियों की तरह उसकी उत्पत्ति हुई है। वह कोई खास गुण लेकर इस पृथ्वी पर नहीं आया है। पहली बात, हरारी इस बात को सिद्ध कर देते हैं। दूसरी बात जो वे मानव के विकास को लेकर बताते हैं कि मानव का विकास मूल रूप से अफ्रीका में एक ऑस्ट्रोलोपिथिकस एक मानव की प्रारंभिक प्रजाति थी, वहां से हुई है। तो अफ्रीका की जो वह प्रजाति थी ऑस्ट्रोलोपिथिकस, वहां से जब मानव प्रजाति विकसित हुई तो फिर वहां से वह उसकी यात्रा शुरू होती है और वह यात्रा यूरोप, एशिया और विश्व के
तमाम भागों में वह फैलती है। लेकिन इस फैलने के साथ जो क्रांति होती है वह यह कि इस फैलने के साथ चूंकि हर जगह की जलवायविक स्थितियां, क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं, तो जैसे वह यूरोप जाती हैं तो अफ्रीका की जलवायविक स्थितियां और यूरोप की जलवायविक स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। तो वह वहां की जलवायविक स्थितियों के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेती हैं और उस समायोजन के फलस्वरूप वहां हर जगह इसका एवोल्यूशन अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग जगह वे प्रजातियां अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। कहीं वह होमो इरेक्टस कहलाती है क्योंकि जब मानव एक जगह तनकर खड़ा होना शुरू होता है उसे होमो इरेक्टस कहा जाने लगता है। फ्लोरेंस द्वीप पर उसे फिर होमो फ्लोरेंस कहा जाने लगता है और जिस तरीके से उसका एवोल्यूशन होता है उसमें अलग अलग नाम मानव प्रजाति को दिया जाता है। तो इन्हीं प्रजातियों के विकास क्रम में जब ये मानव प्रजातियां अलग अलग स्थलों पे अलग अलग तरीके से विकास कर रही थी तो यह ऐसा नहीं था कि अफ्रीका में विकास रुक गया था, बल्कि अफ्रीका में भी अलग अलग प्रजातियां विकास कर रही थी। तो इस विकास के क्रम में विभिन्न प्रजातियां कुछ जलवायविक दशाओं में अनुकूलित होने लायक रहीं, कुछ ने जीन म्यूटेशन किया, कुछ ने इंटरब्रीडिंग की, कुछ ने प्रतिस्पर्धा से एक दूसरे का रिप्लेसमेंट किया और इस तरीके से जो आखिरी प्रजाति इस पृथ्वी पर मानव की बची वह सेपियंस कहलाई। अब वह आखिरी प्रजाति क्यों बची, इसके पीछे उसने बाकी प्रजातियों से निएंडरथल्स और इरेक्टस और बाकी प्रजातियों से कैसे सामना किया और वह कैसे उनका खात्मा हो गया, इसके पीछे की कहानी पर बहुत ज़्यादा ना तो हरारी जाते हैं ना तो हमें जाने की ज़रूरत है। खैर, जब सेपियंस का अस्तित्व इस पृथ्वी पर बचा और सेपियंस मानव की अकेली प्रजाति जब इस पृथ्वी पर बची तो सेपियंस ने कैसे अन्य जानवरों या अन्य प्रजातियों से ऊपर अपना विकास किया, फिर हरारी उसके बारे में बात करते हैं। तो हरारी का मूल रूप से मानना यह है कि मानव का विकास मूलतः अधिक इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने अंदर एक संज्ञानात्मक चेतना का विकास किया। तो मूल सवाल यह भी आता है, क्या संज्ञानात्मक चेतना अन्य जानवरों में नहीं है या कम है? ऐसा नहीं है। वे कई उदाहरण देते हैं कि संज्ञानात्मक चेतना अन्य जानवरों में भी, कुछ जानवरों में हमसे कहीं बेहतर है। तो हम संज्ञानात्मक रूप से बहुत विशेष नहीं हैं जानवरों के अपेक्षा, तो हम में ऐसा क्या खास है? तो इसका उत्तर हरारी देते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले भाषा का इजाद किया और भाषा का इजाद करने से हमारे बीच बातचीत की एक प्रणाली विकसित हुई। बातचीत की प्रणाली से हमारे सोचने की प्रणाली अधिक विकसित हुई। तो इनसे सोचने की प्रणाली और बातचीत की प्रणाली और गप की प्रणाली, इन सबों से हमारे मस्तिष्क की क्षमता बढ़ी। होमो सेपियंस ने सोचना शुरू किया, अधिक सोचना, अधिक चिंतन करना शुरू किया और यह जो चेतना का जब विकास हुआ तो इस क्रम में मानव के जो मस्तिष्क का आकार है उसमें वृद्धि हुई। उसमें वृद्धि होने से मानव का शरीर के जो ऊर्जा का अनुपात है उसमें थोड़ा असंतुलन आया। जब मानव ने अधिक सोचना शुरू किया तो मनुष्य का मस्तिष्क उनके अन्य अंगों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा का उपभोग करने लगा। तो माना जाता है कि अन्य जानवरों के मस्तिष्क वे केवल पूरे शरीर की ऊर्जा का 7 से 8% प्रयोग करते हैं, जबकि मनुष्य का मस्तिष्क अपने शरीर की पूरी ऊर्जा का 20 से 25% खर्च करता है। इससे क्या हुआ कि मानव के शरीर के अन्य अंग वे क्षीण होने लगे, वे थोड़े कमजोर हुए। मानव का शरीर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था, सर उत्तरोत्तर बढ़ रहा था, शरीर उत्तरोत्तर कमजोर हो रहा था और
तनकर खड़े होने से और चलने के स्वरूप में बदलाव से स्त्रियों को प्रसव में मुश्किलें आई। तो प्रसव में मुश्किलों की वजह से वे स्त्रियां अधिक प्रसव देने में सक्षम हुई या वे अधिक जीवित रहने में सक्षम हुई जिन्होंने प्री मैच्योर बर्थ को अपनाया। प्री मैच्योर बर्थ तो इस वजह से मानव में एक प्री मैच्योर बर्थ का एक जेनेटिक गुण आया। इस वजह से मानव का जो शिशु हुआ वह अन्य जानवरों के शिशुओं की अपेक्षा कमजोर हुआ। अन्य जानवरों के शिशु वे जन्म लेने के साथ चल सकते थे, दौड़ सकते थे, तैर सकते थे। मानव के शिशु को जन्म लेने के बाद उसे लालन पालन और उसके विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ी। खैर, इस तरीके से मानव में चेतना का विकास हुआ और मानव के शारीरिक संरचना में बदलाव हुआ। चेतना के विकास की वजह से आगे मानव ने कृषि का खोज किया, मानव ने आग की खोज की। तो जब इसी के साथ हरारी अपने दूसरे अध्याय कृषि क्रांति में प्रवेश करते हैं और कृषि क्रांति के बारे में हरारी का कहना है कि कृषि क्रांति के बारे में अक्सर हमें यह भ्रम रहता है कि कृषि क्रांति हमारे सभ्यता की सबसे बड़ी खोज है और हमने कृषि के माध्यम से सभ्यता को एक नया सोपान दिया। लेकिन हरारी इसके बिल्कुल विरोध में और बड़ा ही मौलिक तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि कृषि के माध्यम से दरअसल हमने कृषि को गुलाम नहीं बनाया बल्कि कृषि ने हमें गुलाम बनाया। जहां कृषि के विकास के पहले हमें अपने भोजन और पोषण में वैविध्य प्राप्त था, तमाम तरह के फल और सब्जियां प्राप्त थी, वही कृषि के आने के साथ ही हमने अपने पोषण के वैविध्य को समाप्त कर लिया। हम एक गेहूं पर आश्रित हो गए और उस गेहूं को उपजाने के लिए हमें तमाम मेहनत करनी पड़ती थी। उसके लिए उसकी सिंचाई और फिर वहां पे बसावट और सिंचाई करने में या फिर उनकी निराई या बुआई करने में शरीर को एक विशेष प्रकार से मेहनत की आवश्यकता पड़ती थी, जिससे मानव को पीठ का दर्द या तलवों की समस्या आदि भी आई और उनके पोषण भी कमजोर हुए और उसे विशेष रूप से एक जगह ठहरना पड़ता था। तो कृषि क्रांति से ये मुश्किलें भी आई। कृषि क्रांति से निजी संपत्ति की अवधारणा आई। जमीन पर लोगों ने हक जमाना शुरू किया और इससे फिर एक स्त्रियों के शोषण का मामला भी वे जोड़ते हैं। तो कृषि क्रांति को हरारी इस प्रकार लेते हैं। इसके पूर्व, कृषि से पूर्व, जो मैं बताना भूल गया कि संज्ञानात्मक चेतना में एक जो महत्वपूर्ण भूमिका है जो वे बताते हैं, वे बातचीत या गप को बताते हैं। वे कहते हैं कि जानवरों में ये एक कमी है कि वे बातचीत तो करते हैं, उनमें कम्युनिकेशन है, मगर उनके कम्युनिकेशन का स्तर बहुत निम्न है। वे बहुत सांकेतिक या वे बहुत कम शब्दों में बातचीत करते हैं, जबकि मानव के पास शब्दों का भंडार है, उसके पास भाषा का भंडार है। इसलिए वे बातचीत या गप ज्यादा करते हैं। बातचीत या गप से यह लाभ है कि मनुष्य समूह बना सकता है, मनुष्य बड़े स्तर पर अपने मैसेज को, अपनी बातों को पहुंचा सकता है या फिर उसके सोचने का दायरा विस्तृत हो सकता है। तो बातचीत और भाषा ने मनुष्य को संज्ञानात्मक चेतना के विस्तार में बहुत बड़ा सहयोग किया। इसके बाद फिर वे वही एकीकरण की बात करते हैं कि मानव ने खैर अपना एकीकरण कैसे किया, समूह कैसे बनाया। तो पहली चीज तो भाषा, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। पहली चीज तो भाषा की, भाषा के स्तर पर मनुष्य ने समूह बनाया। लेकिन भाषा के स्तर पर जो समूह बन सकते थे उसकी बड़ी एक सीमा थी। हरारी उसकी सीमा वो 150 के अराउंड बताते हैं, उसके आसपास, कि एक सामान्य समूह जिसमें जो केवल भाषा या सामान्य किसी बातचीत के इर्द गिर्द एकत्र हो, वह 150 के आसपास हो सकती है। लेकिन उससे बड़ा अगर हमें समूह बनाना है तो उसके लिए किसी एक साझा मिथक, ऐसे मिथक या ऐसे
ऐसी अवधारणा जिस पर समूह के सारे लोग भरोसा करते हो, उससे हम समूह को विस्तार दे सकते हैं। जैसे एक राज्य का मिथक, एक राज्य पर हम भी भरोसा करते हैं और हमसे 50 किलोमीटर दूर बैठा या 100 किलोमीटर दूर बैठा व्यक्ति भी उस राज्य पर भरोसा कर रहा होता है, और इस बहाने हम उस व्यक्ति से जुड़ रहे होते हैं। तो एक मिथक राज्य, कानून, धर्म, ऐसे मिथक जिससे लोग अधिक से अधिक लोग जुड़ते थे। तो मनुष्य ने मिथकों का इजाद किया। उन मिथकों में धर्म, राज्य, धन, पैसा और धर्म आदि इस तरह के मिथकों का मनुष्य ने विकास किया। तो इसमें धर्म के बारे में जैसे कि हमने बात किया कि धर्म एक ऐसा मिथक था कि धर्म की किसी अवधारणा से, यह है कि धर्म की किसी अवधारणा से मनुष्य बिना किसी दूसरे जुड़ाव के वह गहरे स्तर पर जुड़ सकता है। पैसे के साथ भी यही स्थिति है। एक मुद्रा जिस पर हर व्यक्ति भरोसा करता है, एक समूह का हर व्यक्ति भरोसा कर रहा है, तो वह मुद्रा जो एक मिथक है, जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, उस मुद्रा पे भरोसे के जरिए और उस मुद्रा की परिवर्तनीयता के जरिए उस पर एक बड़े विस्तृत भूभाग के लोग उस पर भरोसा करते हैं, और इस तरह एक समूह बनता है। और समूह से फिर तमाम स्वतंत्रता की अवधारणाएं और तमाम संहिताएं, ये सारी चीजें बनती, जिसमें वे हम्बुराबी की संहिता और अमेरिका के स्वतंत्रता का चार्टर, इस पे वे बात करते हैं कि दोनों ही, अमेरिका की स्वाधीनता का चार्टर यद्यपि स्वाधीनता का चार्टर था, परंतु वह भी कहीं ना कहीं भेदभाव को दर्शाता था कि उसमें भी अश्वेतों के लिए अलग कानून थे और जो श्वेत थे उनके लिए अलग कानून थे। तो और इस तरीके से वे बताते कि हमने इन पहले संज्ञानात्मक चेतना का विकास, फिर कृषि, फिर एकीकरण के तमाम उपकरण, और अंत में, सबसे अंत में वे जिस क्रांति की बात करते हैं वह है वैज्ञानिक क्रांति। वैज्ञानिक क्रांति को लेकर हरारी का मानना है कि वैज्ञानिक क्रांति अब तक की सारी क्रांतियों में सबसे महत्वपूर्ण लेकिन सबसे खतरनाक क्रांति भी है। इस क्रांति की सबसे बड़ी खोज यह है कि यह ज्ञान की नहीं बल्कि अज्ञान की खोज करती है। यह क्रांति यह बताती है कि हमें क्या क्या नहीं पता है, बजाय इसके कि हमें क्या क्या पता है। और जैसे ही हम अज्ञान की खोज करते तो हमारे पास समझने के और जानने के विस्तृत और अनेक दरवाजे खुल जाते हैं। तो अज्ञान की खोज के साथ व्यक्ति ने यह समझा कि विज्ञान दरअसल उन स्थितियों में भी काम कर सकता है, या उसमें इतनी क्षमताएं हैं जितना शायद कई मानव मिलकर नहीं कर सके। एक जहाज एक साथ हजारों टन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। तो जबकि वह सामान्य तौर पर किसी मानव के लिए संभव नहीं था। और विज्ञान के साथ जब तकनीकी की क्रांति जुड़ी तो इसने तो खैर सभ्यता के इतिहास में एक अद्भुत क्रांति को जन्म दिया। विज्ञान के साथ तकनीक आते ही मनुष्य की जो
क्षमता थी, मनुष्य की जो अर्थवत्ता थी, वह धीरे धीरे कम होने लगी। और जब से सूचना क्रांति और बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे तकनीकों ने विकास किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी जैसी तकनीकों ने विकास किया, तो इसके बाद मानव की जो बुद्धिमत्ता की विशेषता थी उसकी भी महत्ता कम पड़ने लगी, क्योंकि बुद्धिमत्ता अब मशीनों के पास भी है। जो रचनात्मकता हम एक मनुष्य का मस्तिष्क कर सकता है, वह एक सामान्य मशीन भी कर सकता है। और हरारी की मूल चिंता यह है कि एक तरीके से यह मानव के अस्तित्व को नकारने जैसा है। और हरारी इस बात पर भी चिंता व्यक्त करते हैं कि जो पहले की तकनीकें, पहले के जो विज्ञान थे, वह मूलतः साम्राज्य द्वारा संचालित थे या राज्य द्वारा संचालित थे। अभी के जो तकनीकियां हैं वह मूलतः पूंजी द्वारा संचालित है। राज्य द्वारा संचालित होना फिर भी एक अर्थ में इस बात की चिंता करता है कि वह व्यक्ति के लिए कितना लाभकारी है। लेकिन पूंजी जो मूलतः बाजार का हिस्सा है, उसका मूल उद्देश्य यह है कि वह लाभ के उद्देश्य से कितना काम कर रहा है। तो हरारी कुल मिलाकर विज्ञान को लेकर बहुत सारी चिंताएं जताते हैं और अंत में निष्कर्ष यह देते हैं कि विज्ञान, जो कि महज 500 वर्षों पहले जिसकी शुरुआत हुई है, वह अगले 500 वर्षों में इतिहास का अंत कर सकता है। इस तरह सभ्यता का विकास, जो कि लाखों वर्षों पहले शुरू हुआ है, वह विज्ञान का विकास महज 500 से 1000 वर्षों के अंदर समाप्त कर सकता है। और इस क्रम में हरारी ने इसके ही अगले खंड या एक और किताब है जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी। उस पे विज्ञान के बारे में विस्तार से हरारी ने बात की है कि आखिर विज्ञान कैसे सभ्यता का अंत कर सकता है या विज्ञान सभ्यता के लिए कैसे खतरनाक है। उस पर मैंने काफी विस्तार से बात किया, वो काफी लंबी वीडियो भी बन गई है। तो अगर देखना चाहें तो वह उस वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप उसे देखिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत शुक्रिया।